हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो एलटी ग्रेड फिजिक्स का आपका जो प्रभात बैच है, इसका ये आज का पहला लेक्चर है ऑफिशियली थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले 3 क्लास के अंदर हमने एलटी ग्रेड 2018 के पेपर के 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बट जो आपका सिलेबस है एलटी ग्रेड फिजिक्स का, उस सिलेबस के हिसाब से आज ये पहली क्लास है। और आपके सिलेबस में जो भी 6 यूनिट हैं, उसमें से हम सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। ठीक है। तो जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहली क्लास में हम उसी पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, ये पहली क्लास है तो हम बहुत सारी चीजें आप लोगों को और बताना भी चाहेंगे। तो पहले ये क्लियर हो जाए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो थोड़ी सी बातें हम करेंगे 2-4-5 मिनट। उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेम चीज के बारे में इस पूरी बैच के अंदर बार बार वही चीज रिपीट करना या उसी के बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आज की ये पहली क्लास है। और ठीक है, क्लियर है। चलिए, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस पूरी बैच को पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा। इस पूरी बैच में हम यही करने वाले हैं कि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, तो जो भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी थियरी है, जो भी फार्मूले हैं, हम हर टॉपिक को पहले उसको प्रॉपर उसका निचोड़ देखेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारे फार्मूले को समझेंगे, जो भी छोटी मोटी डिफिनीशंस हैं उनको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है ना। अब जब सफिशिएंट हमारे पास ऐसा टॉपिक हो जाए जिससे हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल की क्लास ले सकते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जैसा हमारा टॉपिक हो उतने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, तभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, तो इसमें हम यूनिट और डायमेंशन दोनों मिला करके, खाली यूनिट वाला टॉपिक नहीं, यूनिट और डायमेंशन एनालिसिस पूरा मिला करके फिर हम एक न्यूमेरिकल का लेक्चर करेंगे, जिसमें हम इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारा यही तरीका होगा और इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और एक चीज यहां पर और भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी बातें हम इस क्लास के अंदर नहीं कर सकते आप लोगों से। ये क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग और डिस्टर्बिंग हो जाती है जब आप बाद में, या जो भी लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते और रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो जो भी हमारा और आपका कन्वर्सेशन होता है, जो आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और आप ऐसे कोई सवाल पूछते हैं, सर हमारे में ऐप लॉगिन, लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करें, ये प्रॉब्लम है तो क्या करें, ये यूनिट कब स्टार्ट होगा, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा हम ऐसे सवालों को यहाँ पर क्लास में हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो डिस्कशन होता है लाइव क्लास में तो ठीक चल जाता है, बट रिकॉर्डेड में जब आप देखेंगे दोबारा से कभी भी रिवीजन के पर्पज से, तो आपके लिए ही ये परेशानी का कारण बनेगा। तो इसका हमारा तरीका यही है कि हम हर बैच के अंदर जो हमने पैटर्न फॉलो किया है वही आपके बैच के लिए भी होगा। और हमने आपको अपडेट भी कर दिया कि आने वाले संडे में यानी 24 अगस्त को आपका पहला लेट्स टॉक सेशन होगा। तो हम लोग बीच बीच में, हर संडे तो नहीं, बीच बीच में 2 हफ्ते पर, 3 हफ्ते पर या 10 दिन पर, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनको हमें आपस में डिस्कस करना है, तो हम एक लेट्स टॉक सेशन करेंगे। उस सेशन में सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे, मन भर के जितना भी आपका जो भी सवाल है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी आप डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों से जो भी बातें करनी होगी, हम भी उसी लेट्स टॉक के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम टॉपिक की बात करेंगे, सिर्फ हम कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, इसके अलावा अभी आपका 4-5 क्लास के बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और वो व्हाट्सएप ग्रुप का सिर्फ पर्पज होगा आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट चीजें डिस्कस होती हैं, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूं। लेकिन ये जो ऐप है, इस ऐप में बीच बीच में कभी भी कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है। जैसे परसों वाली क्लास अचानक आपने देखा हम लिख रहे थे और ये कैमरा माइक सब ऑफ हो गया, दोबारा से लाइव करना पड़ा। तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐप में कोई ऐसे टेक्निकल इश्यू आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे पास आपका कनेक्टिविटी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए, जहां हम आपको ये बता सकें कि आज की क्लास कैंसिल होगी या आज की क्लास का टाइमिंग क्या होगा, आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होगा, वो हम वहां पर आपको शेयर कर सकें। सिर्फ इस पर्पज से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ठीक है ना। अभी नहीं बनाएंगे, 5-6 क्लास चलने के बाद में आराम से बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपको आपस में क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो आप ऐप के अंदर डिस्कस करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का पर्पज सिर्फ ये होगा, उसमें हम आपको ये बताएंगे क्लास के बारे में कि क्लास है या नहीं, या किसी वजह से कैंसिल हो रही है, या कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है। ठीक है। यही चीजें हमारी होंगी। बाकी देखिए, आपका सिलेबस काफी बड़ा है, और एग्जाम को लेकर के जो न्यूज आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है,
तो ये असल में बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि बैच की लॉन्चिंग के टाइम पर ये बातें हम लोगों ने सोची थी कि 6 महीने का टाइम लगेगा जिसमें हम प्री और मेंस दोनों कवर करेंगे। बट अभी उसके बाद जैसे ही बैच लॉन्च हुआ और आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये चीजें बदल गई, क्योंकि न्यूज आ गया। तो कुल मिलाकर के अभी हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं आपके प्री के एग्जाम पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आपके प्री के एग्जाम पर, क्योंकि प्री क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस में जाते हैं, है ना। तो प्री का क्वालिफाई होना ज्यादा जरूरी है सीक्वेंस के हिसाब से। अगर हम इसी के अंदर मेंस भी शामिल कर दें तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं, हम तो पढ़ा देंगे। बट क्या होता है कि आपका जब एग्जाम आएगा तो उस दौरान हो सकता है कुछ टॉपिक रह जाए, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारे लेक्चर की वजह से हो सकता है वो टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ बच जाए। और दूसरी बात यह है कि प्री के एग्जाम में मेंस से कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से भी वो आपके लिए सिर्फ एक टेंशन क्रिएट करेगा, एक परेशानी क्रिएट करेगा, और कोई बात नहीं। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता तो हम दोनों काम कर लेते। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में यही चेंज आया है कि हम पहले प्री को टारगेट करेंगे और प्री का सिलेबस पूरा हो जाए, चाहे आपका एग्जाम नवंबर में दिसंबर में हो या ना हो, हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, हम मेंस को स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें ये बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे तब फिर तो हमें सिर्फ प्री का ही बैच ज्वाइन करना है या प्री का ही बैच ज्वाइन करना था। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हम कल तक प्रोवाइड कर देंगे। इस प्रभात बैच के अंदर, चूंकि आप लोग प्री प्लस मेंस बैच के अंदर है तो आप तो मेंस तक वैलिड हैं, लेकिन इस प्रभात बैच का प्री वर्जन भी, प्री का सिर्फ प्री स्पेशल भी हम एक बैच क्रिएट करेंगे। उस बैच के अंदर भी जो लोग एनरोल होना चाहते हैं आपकी जान पहचान के, उनको आप बता सकते हैं कि आप प्री का बैच ज्वाइन कर लीजिए, प्री निकल जाए तो फिर मेंस वाले बैच में आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना, या उसको परचेज कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप लोग प्री प्लस मेंस पूरे एग्जाम तक, पूरे सिलेबस तक आप लोग वैलिड हैं। ठीक है ना, जो भी लोग नए आएंगे उनके लिए हम एक नया ऑप्शन देने जा रहे हैं कि प्री का अलग कर देते हैं और प्री प्लस मेंस में आप लोग हैं, मतलब प्री प्लस मेंस में हम एडमिशन अब बंद करने जा रहे हैं कल के बाद। इस बैच के अंदर जिसमें आप लोग हैं प्री प्लस मेंस में, इस बैच में हम कल के बाद एडमिशन बंद कर देंगे, सिर्फ प्री का एडमिशन होगा। ठीक है ना। उसके बहुत सारे कारण हैं और इसी वजह से हमने जो जीआईसी लेक्चरर का बैच है उसमें भी यही चेंज किया है। उसमें भी प्री प्लस मेंस का बैच कैंसिल करके सिर्फ प्री का बैच दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम और उसमें टाइमिंग और उसका जो भी पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए सिर्फ प्री के लिए एडमिशन होगा और प्री के लिए पढ़ाया जाएगा, प्री खत्म होगा फिर मेंस के लिए बैच आएगा, फिर मेंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपके अंदर जितने भी इसमें से कई सारे सवाल रहे होंगे उसका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाना अगर चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साथ साथ नोट्स बनाना थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे कि आप नोट्स बनाएं, कि आप यहाँ पर ध्यान दें। इसलिए मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों के लिए कि आप पहले लेक्चर को अच्छे से पूरा कवर करिए। लेक्चर जब पूरा हो जाए तो उसके बाद रिवीजन के पर्पज से आप जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसको देख देख करके चाहे नोट्स बनाइए, चाहे दोबारा से लेक्चर के साथ में फिर से नोट्स बनाइए। यहाँ पर एक बार समझना अभी जरूरी है हमारे साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं प्रभात बैच के सबसे पहले लेक्चर का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा। देखिए 2018 का जो आपका पेपर है वो उसका बेस तो यही कहता है कि इन सब टॉपिक से कोई जैसे लेना देना ही नहीं है, मतलब एकदम टू दी पॉइंट, जो हर चैप्टर का एकदम कोर होता है वहीं से सारे सवाल आए थे। कोई ऐसा सिंपल बेसिक ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं पूरे 60 क्वेश्चन में। तो इस इन सब टॉपिक का कुछ छता पता नहीं था, बट हमारा सिलेबस है इसलिए हमें हर तरीके से केयरफुल रहना है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आसान टॉपिक हो मुश्किल टॉपिक हो सबको कवर करें, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, तो पेशेंस के साथ आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। हिंदी की हम जिम्मेदारी बहुत नहीं ले सकते हैं, हिंदी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, हर चीज का हिंदी लिखें ये पॉसिबल नहीं है। ये हमने शुरू से ही आप लोगों को बता रखा है, जो जो टॉपिक का हिंदी पता है वो हम लिखते चलेंगे, जिनका हिंदी नहीं पता है तो वो फिर आपको इंग्लिश में ही एडजस्ट करना होगा। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी, दैट कैन बी
मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ठीक है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, कोई भी ऐसी राशि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं और एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है ना। उसी राशि को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसकी हिंदी तो मुझे आती है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, वो टाइम आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर इसकी हिंदी आप कह रहे हैं, मतलब इतना अगर मैनेजेबल है तो अच्छी बात है, नहीं मैनेजेबल है तो हम हिंदी लिख देंगे इसकी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना मैनेज कर लेंगे तो फिर बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, चाहे मीडियम आपका हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश है, ठीक है ना। लेकिन हम इस बात का वादा नहीं कर सकते या गारंटी नहीं ले सकते आपको कि हम हर लाइन की हिंदी ही लिखेंगे। तो एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर, कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके और एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो भौतिक राशि होती है। उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें हमारी लंबाई, तो हमारी लंबाई को आप नाप सकते हैं, हमारी लंबाई को आप नाप सकते हैं और नापने के बाद आप बता देंगे इतने फुट है या इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है ना। इसी तरह से किसी का टेम्परेचर बताना है तो आप बता देंगे नाप करके, टेम्परेचर आप बता देंगे 40 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यानी आप जिन चीजों को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद एक संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपके इस बैच के लॉन्चिंग के टाइम पर जब हमने इस बैच को कैंसिल किया था तो उस टाइम हम कितना डिस्टर्ब थे, आप ये नहीं बता सकते मेजर करके। कितने डिस्टर्बेंस के बाद हमने ये बैच को कैंसिल किया था और कितने प्रेशर के बाद हमने दोबारा से इसको रीलॉन्च किया था, आप उसको मेजर करके नहीं बता सकते। यानी जो इमोशंस हमारे होते हैं उनको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जिनका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं, संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, केवल वही भौतिक राशि है। तो उदाहरण आपको पता ही है, जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है। फिजिक्स में हम लोग मेजरेबल क्वांटिटी की बात ही कर रहे हैं, है ना। फिजिक्स में हम मेजरेबल, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। फिजिक्स की खास बात यह है कि यहाँ हर कुछ मेजरमेंट पर होता है, कुछ भी प्रिडिक्शन पर नहीं चलता है। तो कोई भी चीज जो हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के ही बेस पर सारा कुछ स्टडी करते हैं। अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको डिवाइड किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट में, तीन पार्ट में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे सबसे पहले हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल, जिसको हम बेस भी आप एक तरह से कह सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी है आपकी, एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और तीसरी जो आपकी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। तो यहां पर देखिए इसको हम बोलते हैं मूल राशियां, हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम बोलते हैं पूरक राशियां, पूरक राशियां। और इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये जो भी हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा क्लास के बाद में, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना। फिर आप इसको देख देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी अगर आप चाहें तो इसी में ऐड कर सकते हैं, जिससे और बेहतरीन नोट्स आपका बनता जाएगा। चलिए, तो ये जो फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इनकी टोटल संख्या 7 है, और जो इसकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं इनकी टोटल संख्या 2 है। और जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनका ऐसा कोई काउंटेड नंबर नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते 10 है या 20 है या 25 है, क्योंकि नई नई भौतिक राशियों की खोज होती रहती है, वो ऐड होते रहते हैं। तो 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। इन 7 और 2 को छोड़कर जितना भी बच गया वो सब इसी कैटेगरी में आता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियों की लिस्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर जो 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और जो 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें।
डिराइव्ड क्वांटिटीज को थोड़ा हम रोक करके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए आप कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, ये अपने आप में पूर्ण होती हैं, ये अपने आप में पूर्ण होती हैं और स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां वो राशियां हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए या जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और भौतिक राशि के सहारे की जरूरत नहीं होती। मूल राशियों का मतलब ही होता है, जैसे एग्जांपल आप समझिए इस बात को, जैसे हाँ, जैसे आपने ये आप जब हिंदी सीखते हैं तो उसमें आप पहले पढ़ते हैं क ख ग घ, ये पढ़ते हैं आप। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ए बी सी डी। ऐसे ही बिल्कुल जब आप भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें से सबसे पहले हम कौन सी भौतिक राशियों की बात करते हैं? फंडामेंटल या मूल या बेस क्वांटिटीज की। तो इसमें वो भौतिक राशियां आती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो आपने ए से लेकर जेड तक का जो अल्फाबेट सीखा वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो याद करना पड़ता है। ए से जेड तक आपको याद करना होता है और उसको याद करने के बाद फिर आप उनको जोड़ जोड़ करके ऐसे वर्ड बनाते हैं। APPLE एप्पल बन गया। फिर उसके बाद आप उनको जोड़ जोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर चैप्टर, फिर स्टोरी, फिर बुक्स, है ना, बहुत सारी चीजें फिर बन जाती है। तो सबसे जो स्टार्टिंग का पॉइंट है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो किसी और से नहीं बना है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है, वही फंडामेंटल है ना। जो एप्पल है वो फंडामेंटल नहीं, वो डिराइव्ड है क्योंकि वो उन अल्फाबेट को जोड़ करके बनाया गया है। लेकिन जो ए है वो अपने आप में कंप्लीट है, जो पी है वो अपने आप में कंप्लीट है। तो ऐसे ही भौतिक राशियों में फंडामेंटल क्वांटिटी भी अपने आप में कंप्लीट होती हैं, इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। और जो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, इनकी खास बात यह है कि ये डायमेंशन लेस होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, मतलब ये भौतिक राशियां तो हैं लेकिन इनकी कोई विमा नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये डिपेंड करती हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज या इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। ये कैसी होती हैं? ये डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर? अपने अलावा बाकी किसी के भी ऊपर ये डिपेंड करती हैं, तो ये आश्रित होती हैं। तो आप कह सकते हैं अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण का मतलब ये है कि इनको अगर आपको परिभाषित करना है तो आपको और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। ये चीजें जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये आपको जब हम आगे इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब दोबारा इसकी हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए हैं, मूल राशियां इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनका जो यूनिट होता है उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां बोलते हैं? तो इसमें आता है लंबाई यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इनके जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक बोलते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है।
तो ये फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं? देखिए, लंबाई के लिए होता है मीटर, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम, और समय के लिए होता है सेकंड, ताप के लिए होता है केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है? वो है मीटर। ठीक है, और ये द्रव्यमान के लिए क्या है? किलोग्राम है, और समय के लिए क्या है? सेकंड है। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए क्या है? केल्विन है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? एम्पियर है। एम्पियर यहां पर लिख लीजिए, केल्विन, सेकंड, किलोग्राम। ठीक है, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा, जब हम कहते हैं कि लंबाई क्या है? लंबाई एक मूल राशि है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लंबाई की अगर हम मात्रक की बात करें, लंबाई को नापा किसमें जाता है? तो भाई लंबाई को नापने के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। लंबाई को मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसी भी चीज में मेजर कर सकते हैं। बट यहां पर सिर्फ मीटर लिखा हुआ, तो ये ध्यान रहे आपको, ये लंबाई का सिर्फ मात्रक भर नहीं है, ये मूल मात्रक है, ये स्टैंडर्ड मात्रक है। लंबाई के मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो मीटर है वो लंबाई का मूल मात्रक है। ठीक है ना, मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूल मात्रक एक ही होगा। इसी तरह से द्रव्यमान के मात्रक बहुत सारे, मिलीग्राम है ना, सेंटीग्राम, जो भी इस तरह से आप लिखना चाहें, और क्विंटल, टन, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ है, तो किलोग्राम इसका क्या है? मूल मात्रक है। तो ये 7 मूल राशियां हैं, उनके ये 7 मूल मात्रक है। ठीक है, चलिए, इन 7 मूल राशियों और 7 मूल मात्रक में कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं। ये 3 डिफिनीशन आपको याद रहे। ऐसे तो आप एनसीईआरटी की बुक में देखें तो इन 7 का मात्रक लिखा होता है कि 1 मीटर का क्या स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, 1 किलोग्राम की क्या डिफिनीशन है, 1 सेकंड की क्या डिफिनीशन है, 7 की डिफिनीशन होती है, और वो पूरा आपको याद करना पड़ेगा। किस बेसिस पर है? आपको पता है पेरिस में जो आपका ये जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1971 में, जिसमें इन सभी मूल राशियों के बारे में ये डिसाइड किया गया कि अगर कहीं पर भी कोई भी डायलेमा की सिचुएशन आती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई हमारा 1 मीटर कुछ और हो जाए, अदर कंट्री का 1 मीटर कुछ और हो जाए, तो इस विवाद को सुलझाएंगे कैसे? तो इस विवाद को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1971 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर एंड वेट एंड मेजरमेंट, तो 1971 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका यही पर्पस था कि सभी की डिफिनीशन को स्टैंडर्डाइज करके उसको फिक्स किया गया है कि कहीं पर कोई भी विवाद होगा तो इसी आधार पर उसका फैसला होगा। यही एक्चुअल 1 मीटर है। हम अपना 1 किलोग्राम कुछ और बना लें, कहीं और 1 किलोग्राम और है, तो हमारे आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा? मेजरमेंट में मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए इन सब की अपनी एक डिफिनीशन है, और उन सभी डिफिनीशन में 3 डिफिनीशन आपको जरूर याद रखनी है। 1 मीटर की जब बात आए, 1 मीटर क्या होता है, तो 1 मीटर की डिफिनीशन के लिए, हम मीटर का मतलब 1 मीटर की बात कर रहे हैं हम, तो 1 मीटर की डिफिनीशन में आप बस इतना याद रख लीजिए कि 16,50,763.73 तरंगे रेड ऑरेंज लाइट फ्रॉम क्रिप्टॉन 86। इसका सिर्फ ये नंबर आप याद रखिए और ये एलिमेंट याद रखिए, इतनी सी बात है। 1 मीटर का मतलब होता है क्रिप्टॉन 86 नाम का जो एलिमेंट है, क्रिप्टॉन जिसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 86 है, वो क्रिप्टॉन 86 में से जब रेडिएशन बाहर निकलता है तो उसमें से 16,50,763.73 तरंगों का तरंगदैर्घ्य जितना दूर होता है, जितनी लंबाई में होता है, तरंगदैर्घ्य की जितनी लंबाई होती है उस लंबाई को हम 1 मीटर बोलते हैं। तो उतना लंबा सेंटेंस और कहानी याद करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल से बात याद रखिए, क्रिप्टॉन 86 से जो रेडिएशन निकलता है उसकी ये खास नंबर वाला वेवलेंथ जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से 1 सेकंड की डिफिनीशन में भी होता है। 1 सेकंड की अगर आप डिफिनीशन की बात करें तो उसमें भी यही चीज है। 1 सेकंड क्या होता है कि सीजियम 133 का जो एटॉमिक क्लॉक होता है उसमें एक यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 91, 92, 63, 17 और 70 ऐसे याद किया है हमने। आप भी किसी तरीके से याद कर लीजिए। हालांकि मैं हर बैच में ये बात बताता रहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हर बैच में होता है। किसी को फोन मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, किसी को फोन मत लगा दीजिएगा। तो 1 सेकंड का मतलब होता है 91, 92, 63, 17 और 70
वाइब्रेशंस इन एटॉमिक क्लॉक, सीजियम 133, ठीक है ना। सीजियम 133 जो मटेरियल है, उसका जो एटॉमिक क्लॉक होता है, उसमें इतने वाइब्रेशंस को होने में जितना समय लगता है वो समय 1 सेकंड का होता है ना। इस मटेरियल का जो एटॉमिक क्लॉक है उसमें इतने टोटल वाइब्रेशंस होने में जितना समय लगता है वो समय कितना होता है, वो समय 1 सेकंड होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। दूसरी चीज, अगर हम दो पैरेलल वायर ले लें और दोनों में कुछ करंट पास करें, इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लें 1 मीटर, तो ऐसे में एक फार्मूला होता है एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और यहाँ पर होता है I1 I2 और अपॉन में स्मॉल r। अगर हम I1 I2 और स्मॉल r मतलब इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस, I1 और I2 का मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट, अगर इन तीनों की वैल्यू, R की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू 1 रखें, तो F अपान L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये F अपान L की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान में 2 पाई, और म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 पावर माइनस में 7, और ये जो वैल्यू आएगी फोर्स अपान लेंथ है, बल बटे में लंबाई, बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये क्या बोल रहा है, अब इस बात को समझिए। लैंग्वेज लिखना पॉसिबल नहीं है और अभी आपको इसकी जरूरत भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म यूनिट के अंदर जब ये फार्मूला आएगा तो वहां पर हम इस पूरी कहानी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, सिर्फ ये रिमाइंडर के तौर पर हम लिख रहे हैं। अगर पहले हिंदी में समझिए कि अगर हम निर्वात में, निर्वात मतलब समझ रहे हैं वैक्यूम में, अगर हम निर्वात या वैक्यूम में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर लें, दो समांतर धारावाही चालक अगर निर्वात में रखे जाएं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, दो समांतर धारावाही चालक निर्वात में रखे जाएं और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और उनके प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 घात माइनस 7 न्यूटन का बल लग रहा है। प्रति एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर की लंबाई पर अगर, क्योंकि ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय बल लगेगा। तो अगर दोनों वायर पैरेलल हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 के घात माइनस 7 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में बहने वाली धारा का मान कितना था, 1 एम्पियर था। ये वैल्यू तो तभी आई है ना जब हमने R की वैल्यू 1 मीटर रखी थी और I1 और I2 की वैल्यू भी 1 और 1 रखी थी, यानी हमने धाराओं का मान जब 1-1 एम्पियर लिया था तो उसी केस में ये रिजल्ट आ रहा है। तो रिवर्स करके हम डिफिनीशन बताते हैं कि अगर दो समांतर धारावाही चालक निर्वात में रखे हों और वो एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 के घात माइनस 7 न्यूटन का बल लगा रहे हों, तो उन चालक तारों में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर बोला जाता है। यानी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वैक्यूम में रखे हों और वो एक दूसरे के म्यूचुअल, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो पर यूनिट लेंथ के ऊपर वो है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, तो इसका मतलब कि दोनों वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो 1 एम्पियर के इक्वल था। तो ये अगर सिचुएशन बन रही है, इफ एफ अपॉन एल की वैल्यू ये आ रही है, देन जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था I1, देन जो करंट फ्लो हो रहा था I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 डिफिनीशन आप बस याद रखिए, ठीक है ना, सातों मूल राशियों में से 3 डिफिनीशन आप याद रखिए। नहीं, न्यूमेरिकल भी इसी तरह के बैकग्राउंड पर होता है ना, प्रिंट नहीं हो पाएगा, लिखना पड़ेगा आपको, इतना लिखना पड़ेगा, हमने पहले ही बताया आप लोगों को। हाँ, यही एनर्जी चाहिए। नहीं, एनर्जी तो हमारी यही रहती है, लेकिन वो एनर्जी, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये बात, हालांकि इस बारे में बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं बाद में बात करूंगा कभी। हमारी एनर्जी जो है वो डिसाइड होती है आपके थ्रू, और मैं सारे बैच के लॉन्चिंग में इतना निगेटिव, अपने बैच को लॉन्च करते टाइम इतनी निगेटिव बातें कर रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि कोई बैच के अंदर आकर के मुझे फोर्सफुली तरीके से पढ़ाने के लिए मजबूर ना करे, मुझे ऐसा ना रियलाइज होने लगे कि आपने पैसा दिया इसलिए मेरी मजबूरी है आपको पढ़ाना, तो ऐसी मजबूरी में तो मैं ना पढ़ाऊं, मैं सारी बैच बंद कर दूं, है ना, मेरी ये स्थिति है। तो मेरी एनर्जी कैसी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये चाहेंगे कि हम आपके हिसाब से चलें तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैं उस मजबूरी में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, है ना। मैं यही चाहता हूं कि थोड़ा आपको पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा भरोसा होना चाहिए, और थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे भरोसे पर बैच के अंदर आ रहे हैं तो ये आपका साइड है कि आपको ये रिस्क लेकर के ही चलना पड़ेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ आपको, और मैं, हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ लेकिन कुछ चीजें हो जाए,
है ना। तो इसलिए अगर कोई ये पूछता है सर क्या 6 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा या आप ये काम करवा देंगे, मैं उस पर सीधा बोलता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट तो हमेशा ही दूंगा। मैं क्यों अपनी इमेज और अपनी इज्जत और अपना फ्यूचर, अपना कैरियर सब कुछ एक बैच में लापरवाही करके मैं क्यों बर्बाद करूंगा? क्या मुझे फिर जिंदगी का आखिरी ये मेरा बैच है जहां पर मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा? आप बैच के अंदर आए और मैंने कंप्रोमाइज किया, इसके बाद मुझे अब टीचिंग करनी ही नहीं। मुझे तो करनी है, लेकिन मुझे अपनी शर्तों पर करनी, क्योंकि मैं हमेशा बेस्ट देना चाहता हूं। कोई मजबूर करेगा कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, तो फिर उसका एक ही ऑप्शन है, मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके कृपया आप किसी और बैच में प्रस्थान करें, और फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सिर्फ यही रीजन है, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि मैं ये घमंड में या ईगो में बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों का नुकसान हो जाता है ऐसे 1-2 लोगों के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हों मैं उनको नाराज होकर के, गुस्सा होकर के, टेंशन में आकर के, मजबूरी में आके मैं पढ़ाऊँ, ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, ये मैं बैच के अंदर भी लॉन्चिंग टाइम भी बोलता हूँ। तो मजबूरी में मुझसे कोई काम हो ही नहीं सकता। खुशी-खुशी और जितना आप चाहें मेरे अंदर से निकालना चाहें, वो आपके ऊपर है। आप लोग कैसे मेरे से काम करवाना चाहते हैं, वो आप जिस तरीके से चाहेंगे उतना काम करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? तो एनर्जी का यही सीक्रेट है जो मैं अब बैच लॉन्चिंग पर इतनी सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, है ना? इसलिए अभी मैंने एक नया ट्रिक ढूँढ लिया है कि बैच की लॉन्चिंग पर मैं जितना हो सकता है अपने बारे में नेगेटिव बोलता हूँ। जैसे अभी सुबह ही डेमो लिया था मैंने जीआईसी का, तो उसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें बोली। मैंने कहा मुझे नहीं पता सिलेबस आपका नवंबर तक पूरा होगा कि नहीं होगा। हालाँकि हम तो अपना जी-जान लगाएँगे ही, लेकिन ये नहीं पता है, सच में नहीं पता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और क्या हो जाए बीच में सिचुएशन। तो मैंने सीधा बैच के डेमो क्लास में बोल दिया कि मुझे नहीं पता है बैच में सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, और मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे रिस्क लेकर के आप बैच को ज्वाइन करिए। मैं जानबूझ कर इतना कर रहा हूँ कि इतना सुनने के बाद भी अगर कोई बैच में आ गया, तो फिर उसके लिए जान लगा देंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर किसी का भरोसा बना हुआ है, तो फिर वो जीतेगा, और उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी हमारी तरफ से एफर्ट हो सकता है, अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके एफर्ट करेंगे, क्योंकि उस भरोसे की कीमत हमें चुकानी है ना? तो ये मेन चीज़ है, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। कैसे समझाया जाए? पॉसिबल नहीं है ना। और अभी तो यूट्यूब पर बोलना मेरी इच्छा एकदम खत्म हो गई। यूट्यूब पर मैं अब कोई बात बोलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा मुझे माहौल मिल गया है, इतनी नेगेटिविटी दिख गई है। मैं कुछ भी वहाँ पर बातें नहीं करता हूँ, और वहाँ पर मेरी इमेज भी इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने बैच-वैच लॉन्च करने लगे, कि पहले ये फ्री पढ़ाया करते थे और अभी आप ये पेड बैच दे रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन है, वैसी हो गई है। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका मेरे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं किसको समझाऊँ? तो सिर्फ एक ही रास्ता मैंने चुना है कि बैच में पूरा फुल नेगेटिव होकर के डेमो क्लास पढ़ाएंगे, बैच लॉन्च करेंगे, उसके बाद यूट्यूब से गायब हो जाएंगे, बैच के अंदर शांति से और इत्मीनान से पढ़ाएंगे, है ना? बस यही है। इससे ज्यादा और मैं सोच नहीं रहा हूँ, और ज्यादा जहां पर प्रॉब्लम हुई वो बैच क्लोज हो जाएगा, है ना? बैच को लाने की कोई बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं है कि अपनी सेल्फ जो पोटेंशियल है और जो बेस्ट परफॉर्म करने की अपनी एक चाहत है, उससे कंप्रोमाइज करके हम मजबूरी में खाली इसलिए बैच लॉन्च करें क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट होना है, तो वो प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए खैर, बहुत सारी बातें ये हो गई जो मुझे लेट्स टॉक में करनी थी, लेकिन इमोशन है, बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि ये आपकी हो गई पूरक राशियां। इसमें दो लोग आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। पूरक राशियों में दो भौतिक राशियां हैं, पूरक राशियां, ठीक है? इसमें एक पहला है आपका जिसको हम कोण या समतल कोण आप बोल सकते हैं, यानी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है? प्लेन एंगल जिसको हम हिंदी में समतल कोण भी बोलते हैं या सिर्फ कोण भी बोलते हैं आप। अगर हम एक चित्र यहां पर बनाएं, अगर हम यहां पर एक चित्र बनाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, सर्कल, ठीक है? और ये सर्कल आपको पता है, ये जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल शेप है। 2 डायमेंशनल शेप का मतलब जो वृत्त होता है वो एक सतह पर बन सकता है, एक प्लेन पर बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेन कितने डायमेंशन का होता है? 2 डायमेंशन का। समतल के अंदर दो ही वेरिएशन होता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, या जो भी नाम आप दे दीजिए। एक लंबाई और एक चौड़ाई वाली चीज, सिर्फ यही दो चीजें मिलकर के ही एक प्लेन बनाती हैं, एक समतल बनाती हैं। लेकिन अगर एक तीसरी चीज भी आ जाए, एक्स वाई और जेड, तीन तीन कोऑर्डिनेट अगर बदलने लग जाए,
तो वो समतल नहीं है, वो स्पेस हो जाता है। जैसे कि कमरे का अगर हम एग्जांपल लें, तो कमरा जो है, कमरे के अंदर अगर आप किसी भी कॉर्नर को नोटिस करेंगे तो आपको 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा, या जिसका जो भी नाम रख रहे हैं आप। तो 3 वेरिएशन को मिलाकर के पूरा कमरा बन रहा है, यानी कमरे का स्पेस बन रहा है। लेकिन केवल अगर 2 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स और वाई, तो आपको एक दीवार मिलेगी, एक्स और वाई, या वाई और जेड, तो एक अगली दीवार मिलेगी। तो ये जो वृत्त है वो इस समतल के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल सरफेस पर ही 2 डायमेंशनल शेप की डायमेंशन को आप बना सकते हैं, उससे ज्यादा वाला नहीं बना सकते। जैसे ये बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल मतलब इसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप 3 डायमेंशनल कोई शेप बनाना चाहे, जैसे आपको एक फुटबॉल बनाना हो, एक गोला या स्फीयर बनाना, तो वो यहाँ नहीं बन सकता। भले हम इमेजिन कर लें कि हाँ ये 3 डायमेंशनल शेप दिख रहा है शैडो एडो करके, बट वो यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप फुटबॉल या स्फीयर को लाएंगे तो उसका एक एक पॉइंट जो है इसको टच करेगा, बाकी सब बाहर रहेगा, तो इस सरफेस पर नहीं आ सकता। तो जो वृत्त है या सर्कल है, ये 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल है, द्विविमी है। इस द्विविमी केस में हम कोण को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम प्लेन एंगल है। यहां पर देखिए, अगर हम एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें, ठीक है, ये 2 पॉइंट हम ले लें, ये 2 पॉइंट में अब देखिए ये जो कोण बना है ये थीटा है ये क्या है? थीटा। तो अगर हम ये इस वाली लंबाई को हम आर्क लेंथ या चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई, और ये त्रिज्या या रेडियस हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि जो ए से लेकर बी तक का आर्क लेंथ है, उसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, एंगल मतलब प्लेन एंगल, इस एंगल का मतलब क्या है? प्लेन एंगल। एंगल भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। जैसे वेलोसिटी भी 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर वेलोसिटी होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पर ये एंगल ना बोल करके हम क्या बोलेंगे प्रॉपर, इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। तो ये आर्क लेंथ ने जो यहां पर प्लेन एंगल बनाया है, उसका अगर हम फार्मूला देखें, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये आर्क लेंथ है ए से लेकर बी तक, और ये रेडियस मान लीजिए आर, और ये चाप की लंबाई को हम मान लेते हैं डेल्टा एस, यहां से लेकर ये यहां तक डेल्टा एस। तो आप लिखेंगे कोण बराबर, यानी थीटा बराबर चाप डेल्टा एस और अपान में त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है। इसमें अगर हम एक कंडीशन बना दें, कंडीशन क्या बना दें, इफ डेल्टा एस बराबर आर, अगर ये चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, अगर ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, या ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, मतलब दोनों सेम सेम वैल्यू है, अगर डेल्टा एस और आर बराबर हो जाए तो डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना निकल के आएगा? थीटा का मान निकल के आएगा कितना? थीटा का मान निकल के आएगा यहां से कितना, ये आएगा 1, और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, यहां पर मात्रा लेते हैं रेडियन। ये जो आप लिख रहे हैं कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या या आर्क अपान में रेडियस, भाई जो आर्क है वो भी लेंथ है, जो रेडियस है वो भी लेंथ है। अगर लेंथ अपान लेंथ करेंगे, लंबाई बटे में लंबाई, तो ये भी मीटर में ये भी मीटर में कैंसिल होकर कुछ नहीं आएगा, कैंसिल होकर कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या है, डायमेंशन लेस होता है। जो आपकी पूरक राशियां होती हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं, ये डायमेंशन लेस होती हैं, इनकी कोई वीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका एक मात्रक बनाया गया है, उसको लिखा गया क्या, रेडियन, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू कोण की वैल्यू कितनी ज्यादा या कम है, उसका मेजरमेंट हो सके। उसके मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए रेडियन लिखा गया, लेकिन इस फार्मूले के हिसाब से कुछ नहीं निकल के आएगा। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। तो अगर डेल्टा एस बराबर आर है तो थीटा का मान 1 रेडियन आएगा। आप यहां से 1 रेडियन की डिफिनीशन भी बना सकते हैं। अगर कोई पूछे कि 1 रेडियन कोण का मतलब क्या है, अगर कोई पूछ रहा है 1 रेडियन कोण का क्या मतलब है, तो आप कह सकते हैं, आप यहीं से बता सकते हैं, या आप हम लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। लैंग्वेज में छोटा सा लिखना है तो इंग्लिश में लिख देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। बहुत लंबा हो रहा है, चलिए इसको ऐसा करते हैं, छोटा सा निपटा रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में लेंदी हो रहा है।
तो हम कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा यानी सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ की वजह से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। दूसरा आप देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसको हम बोलते हैं घन कोण। घन कोण ये 3 डायमेंशन में डिफाइन होता है, सॉरी ये 3 डायमेंशन में डिफाइन होता है, ये 3 डायमेंशन में डिफाइन होता है। जैसे आप देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। पहले सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपान में रेडियस स्क्वायर, एरिया अपान में रेडियस स्क्वायर। ठीक है ना, यानी घन कोण बराबर ये क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या स्क्वायर। अब आप इमेजिन करिए कि ऐसा हम सर्कल की जगह पर हमने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, एक गोला ले लिया। ये क्या है, स्फीयर या गोला है जो कि 3 डायमेंशनल है। ये आपका 3 डायमेंशनल है स्फीयर, और ये इसका मान लीजिए सेंटर है। आप इमेजिन करिएगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सरफेस है तो 3 डायमेंशनल डायग्राम को नहीं बना सकते, तो आप इमेजिन करिए कि कोई फुटबॉल है या कोई गोला है, तो इस गोले का कोई सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले लें और उससे हम सेंटर की तरफ जाएं। जैसे वो है ना, कुल्फी नहीं खाते, कुल्फी आइसक्रीम, उसमें जो शेप बनता है उस तरह का शेप बनेगा। तो यहाँ सेंटर पर ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम प्लेन एंगल ना बोल करके सॉलिड एंगल बोलते हैं, यानी कि घन कोण बोलते हैं। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सरफेस जो यहाँ पर है, ये सरफेस मान लीजिए कितना है, डेल्टा ए है, और रेडियस मान लीजिए स्फीयर का आर है। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान में आर का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया है, और एरिया भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, और यहाँ देखिए रेडियस का स्क्वायर है, तो अगर रेडियस को मीटर में लिखेंगे तो ये भी मीटर का स्क्वायर आएगा। एरिया भी मीटर का स्क्वायर और यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर करेंगे, ये भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने से कुछ नहीं निकल के आएगा, फिर भी इसका एक मात्रक बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। और यहां पर अगर हम इसका कंडीशन बनाएं कि इफ डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर, मतलब जो सरफेस का एरिया है अगर वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, सरफेस का एरिया अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो ऐसे में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, कोण बनेगा आपका ओमेगा बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा 1 स्टेरेडियन में एस टी और ये आर ए डी, स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझना है आपको, जो कि हमें इसके लिए इस डिफिनीशन को हटाने में भलाई है, कोई फायदा नहीं है इस डिफिनीशन से, हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये डिफिनीशन आप इस कंडीशन से ही देख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पर एक चीज और लिखेंगे, सॉरी चलिए इसको हटा करके एक चीज और लिख देते हैं। देखिए यहां पर हमने ये बोला कि अगर ये आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस के बराबर है तो जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। लेकिन अगर हम ये पूरा आर्क लेंथ ले लें, अगर हम ये पूरा आर्क लेंथ ले लें, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर हम इस पूरे वृत्त के बाहर वाले भाग की लंबाई यानी पूरा सरकमफेरेंस ले लें, यानी इफ डेल्टा एस बराबर 2 पाई आर, इफ डेल्टा एस बराबर 2 पाई आर, मतलब अगर पूरे गोले की वजह, पूरे वृत्त की वजह से सेंटर पर कितना एंगल बनेगा अगर वो निकालना है, तो एंगल का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एस अपान आर, यानी कि 2 पाई आर अपान में आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन।
ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर रेडियस और आर्क लेंथ बराबर है तो 1 रेडियन का कोण बनेगा। अगर हम पूरे वृत्त की वजह से सेंटर पर निकालेंगे तो वो 2 पाई रेडियन आता है। तो हम यही कहते हैं किसी बिंदु के चारों ओर बना हुआ टोटल कोण कितना होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। वही सेम कंडीशन आप यहाँ भी इस तरह से बना सकते हैं। इसमें भी अगर आप ये ले लें कि पूरे गोले का जितना सरफेस एरिया है, अगर डेल्टा ए बराबर कितना हो जाए, पूरे गोले का सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर में डेल्टा ए की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे और अपान में फिर यहाँ पर आर स्क्वायर रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन आएगा। यानी एक वृत्त अपने चारों ओर, केंद्र के चारों ओर जो कोण बनाता है वो 2 पाई रेडियन का, और एक गोला अपने केंद्र के चारों जो टोटल घन कोण बनाता है वो 4 पाई स्टेरेडियन का। ठीक है ना, ये पूरा बनाता है 2 पाई रेडियन और ये पूरा बनाता है 4 पाई स्टेरेडियन। इसमें रेडियस और आर्क लेंथ बराबर है तो 1 रेडियन, इसमें रेडियस और एरिया, रेडियस का स्क्वायर और एरिया बराबर है तो 1 स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका दूसरा वाला चीज जिसका नाम था क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 2 आपके हो गए, फंडामेंटल हो गया और सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, फंडामेंटल हो गया और सप्लीमेंट्री हो गया। हाँ 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 बिल्कुल, पहले ही डरा दो, डर के आगे जीत है। अब इसके बाद देखिए हम ये है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज तो पढ़ सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसके पहले एक चीज पढ़ने वाले हैं और वो क्या है कि जितने भी आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े हैं, जो भी आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के कुछ यूनिट हैं, तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए जो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों को नापने के लिए अलग अलग एक कॉम्बिनेशन में कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। भौतिक राशियों के जो यूनिट हैं, जो मात्रक हैं, उन मात्रकों के लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या, मात्रकों की पद्धतियां। जैसे आप कह रहे हैं लंबाई का मात्रक मीटर होगा, है ना, ऐसे कोई और भी कह सकता कि नहीं हम लंबाई का कुछ और मात्रक लेके चलेंगे, द्रव्यमान का कुछ और लेके चलेंगे, समय का कुछ और लेके चलेंगे। तो ऐसे ही फिजिक्स में इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के अलग अलग टाइम पर अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग सिस्टम आए। शुरुआत में जो 3 सिस्टम आया, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के जो 3 अलग अलग सिस्टम शुरुआत में आए, वो 3 के तीनों सिस्टम सिर्फ मैकेनिक्स वाली भौतिक राशियों को मेजर करने की बात कर रही थी, सिर्फ मैकेनिक्स की। जैसे अगर आपसे सवाल, और ये सवाल आया भी है किसी और एग्जाम में, आपके एलटी में तो नहीं था, ये सवाल आया भी है कि भौतिक पूरी फिजिक्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और मैकेनिक्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आप देखिए ना, जो 7 भौतिक राशियां आपके पास हैं, इन 7 में से ये 3 तो मैकेनिक्स में ही यूज होती है ना, मैकेनिक्स में ही यूज करते हैं हम, लंबाई नापते हैं, द्रव्यमान नापते हैं, समय नापते हैं। टेम्परेचर थोड़ी नापते हैं मैकेनिक्स में, ये तो थर्मल फिजिक्स में आ गया। करंट थोड़ी नापते हैं इसमें, ये तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आ गया। तो ये मैकेनिक्स की 3 मूल राशियां हैं। ये पूरी भौतिक, पूरी फिजिक्स के सभी ब्रांचेस को मिला के, फिजिक्स के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबको मिला करके ये आपका क्या है, सभी ब्रांचेस को मिला करके ये मूल राशियां, लेकिन सिर्फ मैकेनिक्स की ये 3 मूल राशियां हैं। ठीक है ना, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं ये मैकेनिक्स की मूल राशियां हैं या बेस राशियां हैं। मैकेनिक्स की ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सिर्फ मैकेनिक्स की, ये मैकेनिक्स की मूल राशियां हैं। चलिए यहां डिस्टर्ब कर रहा है। तो शुरुआत में जो 3 पद्धतियां बनाई गई थी वो मैकेनिक्स वाली ही 3 भौतिक राशियों को नापने के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को लेकर बनाई गई थी। तो इसमें से जैसे कि कुछ पद्धतियां हैं, जैसे कि सीजीएस, जैसे कि एफपीएस, पहले एफपीएस को लिखिए, जैसे कि एफपीएस, सीजीएस, उसके बाद में एमकेएस। इन तीनों का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। जैसे एफपीएस का मतलब, एफ का मतलब यहां पर है फुट, पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब है सेकंड। ठीक है, सीजीएस का मतलब है ये सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, और उसके बाद है ये ग्राम, उसके बाद क्या है ये सेकंड। और आपका जो एमकेएस है इसमें क्या है, इसमें है आपका मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, तो ये तीन आपकी जो राशियां हैं, एफपीएस, सीजीएस पद्धतियां हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे फुट हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, ये कुल मिलाकर के बात किसकी कर रहे हैं, ये कुल मिला के बात कर रहे हैं लंबाई की। चाहे पाउंड हो, चाहे ग्राम हो, चाहे किलोग्राम हो, ये कुल मिला के किसकी बात कर रहे हैं, ये मास की बात कर रहे हैं। चाहे सेकंड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे सेकंड हो, मतलब समय को लेकर हर बार कोई दिक्कत नहीं रहा, हर बार समय को सेकंड में ही लिया गया है हर एक पद्धति के अंदर। तो ये आपका हो गया क्या, टाइम। तो ये देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मिला करके ये जो तीन मात्रकों की पद्धतियां बनाई गई हैं वो है आपकी एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। और ये सब एक्सपायर्ड हैं, मतलब ये पहले यूज होती थी। अभी के टाइम की अगर बात करें, मॉडर्न टाइम में जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो 1971 में डिसाइड हुआ कि भौतिकी में या फिजिक्स में जितनी भी 7 मूल राशियां हैं उनको, फिजिक्स में जितनी 7 मूल राशियां हैं उनको, और दो और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनको, इन 7 + 2 को मिला करके जो सिस्टम बना है उस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। और उसको सिस्टम डी इंटरनेशनल पढ़ते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसको इस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाता है एसआई सिस्टम। असल में सिस्टम लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि एस का मतलब ही सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ही है, लेकिन हम एसआई सिस्टम लिखने के हैबिचुअल हैं तो हम लिख दे रहे हैं। बुक्स में भी आपको मिलता है, ये सिस्टम अलग से लिखा रहता है, बट इसकी यहां जरूरत नहीं है। बाकियों में लिखना चाहिए, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, बाकियों में लिख सकते हैं, बट लास्ट वाले में लिखना जरूरी नहीं होता है। लेकिन ये हैबिट वाली बात है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो गलत ही पूरी दुनिया में प्रचारित हो गई है और वो ऐसे ही चल रही है, गलत ही प्रचारित हो गई और वो ऐसे ही चल रही है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल आप सबको पता होगा, ईएमएफ, आप आगे पढ़ेंगे। ईएमएफ फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, नाम इसके फुल फॉर्म में लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आपको पता है ये फोर्स किस वजह से आया है, सिर्फ एक गलती और एक भ्रम की वजह से, सिर्फ एक भ्रम की वजह से फोर्स लिखा गया है। कि स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वही बैटरी से जो हमें डिसाइड कर रहे हैं उसी को उन्होंने नाम दे दिया क्या, ईएमएफ। बाद में पता चला वो फोर्स नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वोल्ट में मेजर किया जाता है न कि न्यूटन में। तो लेकिन नाम पड़ गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब समझ रहे हैं, फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए आवश्यक बल। और इसका नाम भी है वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल इसका नाम है, लेकिन ये बल नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरीके से चलती है, जस्ट एक मिस्टेक की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी प्रचलन में आ जाती हैं, एसआई सिस्टम भी ऐसे चलता है, बट आप जानते रहिए। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में आपके आते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सबको मेजर किया जाता है किस किस यूनिट में, वो आपने पीछे देख लिया, लंबाई के लिए मीटर है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, ये सारा जो हमने लिखा था वो एसआई सिस्टम में वैसे यूज होता है। और प्लस में आपकी जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो भी इसी में काउंट होती हैं। इनके लिए कौन से मात्रक यूज होंगे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो रेडियन और स्टेरेडियन, इन दोनों के लिए रेडियन और स्टेरेडियन। बाकी 7 के लिए पीछे टेबल में आपको बता दिया। तो इन 7 और 2 को मिला करके जो सिस्टम बना वो एसआई सिस्टम है। और जो खाली 3 को मिला के बन रहा था वो इस हिसाब से एफपीएस था, इस हिसाब से सीजीएस था और इस हिसाब से एमकेएस था। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट अभी तक रहा है। तो हमारा लास्ट जो है वो क्या है, एसआई सिस्टम है। लास्ट क्या है, एसआई सिस्टम। देखिए एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में डिफरेंस यही है कि एमकेएस खाली 3 भौतिक राशियों को कवर करता है और एसआई सबको कवर करता है, सबको मतलब 7 ये और प्लस 2 ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक छोटी सी बात जो पीछे छूट गई है, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, तो हम इसको यहीं पर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत छोटी सी बात है, और वो बात ये है, कोई भी भौतिक राशि को जब हम डिफाइन कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी को, तो कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी जो होती है, मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, ये कह लीजिए वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का
जो मान होता है वो लिखा कैसे जाता है, ऐसे। भौतिक राशि को अगर हम q से दिखाएं, दैट इज इक्वल टू n इंटू में u। किसी भौतिक राशि को हम ऐसे लिखते हैं n और u, ठीक है ना। यानी आप ये कह दीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि बराबर n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, n मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u का मतलब क्या है, यूनिट यानी कि मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को जब हम मेजर करते हैं, हमने कहा ना कि जिनको मेजर कर सकते हैं वो भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसमें दो चीजें बताते हैं, पहले एक संख्या, एक नंबर बताते हैं, फिर उसका एक मात्रक बताते हैं। जैसे लंबाई 3 मीटर, तो 3 क्या हुआ नंबर, मीटर क्या हुआ यूनिट। फिर हमने बोला 5 मीटर, तो 5 हुआ नंबर, मीटर हुआ यूनिट। जैसे हमने कहा 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 हुआ नंबर और डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते टाइम उसमें एक नंबर यूज होता है और उसके बाद उसका एक यूनिट लिखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम उसका यूनिट बदल दें, अगर उसी भौतिक राशि को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसका नंबर, उसका यूनिट बदल दें, और तो उसका नंबर भी क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। n1u1 बराबर n2u2 का मतलब n और u का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। दैट मींस n प्रोपोर्शनल टू 1/u। इस बात का सिर्फ मतलब समझना, यही एक खास बात जो थी, जो छूट गई थी, वो ये कि जैसे आप कहते हैं कि 1 मीटर, हमने कहा कि हमने कोई भौतिक राशि है लंबाई, कोई भौतिक राशि है लंबाई, हमने नापा किसी छड़ की लंबाई और हमने कहा कि ये कितना लिखा है, ये लिखा है 5 मीटर। फिर आप ये भी तो कह सकते थे 500 सेंटीमीटर। अब आप जरा बताइए, क्या इस भौतिक राशि में कोई फर्क आया। जिस छड़ की लंबाई हमने 5 मीटर नापी है, क्या उसी छड़ की लंबाई 500 मीटर भी बोली जा सकती है, 500 सेंटीमीटर भी बोली जा सकती है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप देखिए यहां से यहां पर चेंज क्या हुआ। अगर आप देखें तो यहां पर पहले जब हमने मेजर किया था तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 5 और यूनिट क्या था, मीटर। हमने क्या किया, हमने यूनिट को मीटर की जगह पर सेंटीमीटर कर दिया, यानी यूनिट पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। भाई मीटर बड़ा यूनिट होता है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। तो जब हमने यूनिट को सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर किया, मतलब हमने यूनिट जो बड़ा था उसको छोटा कर दिया। अगर यूनिट हमारा छोटा हो जाएगा तो नंबर देखिए बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भौतिक राशि में दो चीजें हैं, नंबर और यूनिट। एक अगर बढ़ा दिया आपने तब तो पूरी भौतिक राशि ही बड़ी हो जाएगी, और एक घटा दिया आपने तो पूरी भौतिक राशि घट जाएगी। तो आप भौतिक राशि को अलग अलग मात्रक में भले लिख सकते हैं, लेकिन पूरी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के वो एडजस्ट होना चाहिए। तो जितना यहां पर है उसका ये भी मतलब है। तो अगर हमने इसको बड़ा किया है तो इसका रीजन है क्योंकि ये यूनिट क्या हुआ, छोटा छोटा हुआ। भाई अगर ये रॉड है और हमने कहा कि हम इतनी जगह को बोलेंगे 1 मीटर, तो इस हिसाब से तो 2 ही बार हुआ। लेकिन हमने कहा नहीं, हम इतने को बोलेंगे सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा आएगा, 10-20 बार आएगा। तो यही तरीका है इसका। नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सिंपल सा लॉजिक है। मीटर सेंटीमीटर में गया, छोटा हुआ, मीटर अगर छोटा हुआ तो ये नंबर जो है बड़ा हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे n2। ये एक छोटी सी बात थी जो पीछे छूट गई थी। चलिए अब आगे बढ़े। स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, इसमें कौन सा ब्रिटिश है और कौन सा फ्रेंच है ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं है। हमने कभी नहीं इस सब चीजों के बारे में ना तो याद किया और नहीं कोई मतलब है, बुक्स में आपको मिल जाएगा, कोई इससे कोई मतलब नहीं। ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए, कौन सा ब्रिटिश है, कौन सा किस ईयर में आया था। फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें कोई चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये सब इररिलेवेंट चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही पीएचडी करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, कि 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कौन अध्यक्ष था। भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये भी बहुत जानने की जरूरत नहीं है आपके लिए कि 1971 में ऐसा कोई मीटिंग हुआ था, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपके लिए, ठीक है। तो ये बात बहुत विशेष ध्यान रखिए, पीएचडी नाम से जो है ना मुझे बहुत चिढ़ है। आप मतलब अपने टू दी पॉइंट एकदम रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर रहिए, बस उतना ही रहिए। बहुत ज्यादा घुसेंगे तो ये सागर है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता। आप अगर हमसे 1 to 1 ये सोचे कि हम सर ऐसा अगर हो जाए तो कैसा होगा, अगर ये वाले टाइप की पढ़ाई करेंगे तो एक तो मुझे जितना पता वो मैं बताऊंगा, उसके बाद मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, आपका सवाल खत्म नहीं होगा, और ये सवाल कभी खत्म नहीं होगा और आपका सिलेबस भी खत्म नहीं होगा, है ना। तो मतलब एक एक दायरे में रहना चाहिए। मैं गूगल नहीं हूं, ये चीज आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
आप ये मत समझ के बैठिए कि टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उनको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि जो चीज आप अपने से पढ़ते थोड़ा समय लगता, समझने के लिए एफर्ट लगता, सिर्फ वो हम एक सिंप्लीफिकेशन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना ही फिजिक्स का नॉलेज है, ना ही चीजों, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, जस्ट एक प्रेजेंटेशन है ना। तो इसलिए ये ऐसा मत समझ लीजिए, और इस तरह की चीजें अगर कर रहे हैं आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भी, कि कहीं से भी कुछ भी उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फंस जाएंगे, मतलब ये खत्म नहीं होगा ना भाई, इसका कोई अंत नहीं है, इस चीज का कोई अंत नहीं है। चलिए एक चीज हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करेंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं, उसके पहले आपको एक चीज बताते हैं। हालांकि ये देखिए जो बात आपको बताने जा रहे हैं ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, लेकिन ये चूंकि जनरल फिजिक्स में ये बार बार आपको मिलेगा रास्ते में, हम आपकी समस्या का सिर्फ समाधान करने के लिए बता रहे हैं। हम चाहे तो इससे बच सकते थे, दूर दूर तक कहीं सिलेबस में इसका नामो निशान नहीं, लेकिन इसी वजह से आप हमें परेशान भी बहुत करेंगे, इसलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और उसकी वैल्यू या मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं, मल्टीप्लायर, प्रीफिक्स और मल्टीप्लायर, प्रीफिक्स और मल्टीप्लायर, इसका मतलब जरा समझिएगा। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी में हम लोग कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो हम कहते हैं ये शुभ है, शुभ के सामने हमने एक चीज जोड़ दिया, एक छोटा सा, अब ये अशुभ हो गया, एक नया शब्द बन गया और उसकी मीनिंग भी बदल गई। शुभ के पहले ये मेन वर्ड है, और इस मेन वर्ड के मुख्य शब्द से पहले कोई ऐसा छोटा सा वर्ड हमने जोड़ दिया जिसकी वजह से उसकी पूरी मीनिंग बदल जाए, उसको उपसर्ग बोलते हैं। जो शुरुआत में लगे वो उपसर्ग, और जो लास्ट में लगे, जैसे एक आदमी बूढ़ा है और बूढ़ा हो गया तो उसको हमने कहा बुढ़ापा, ठीक है ना। या जैसे जैसे आप कहते हैं कि एक बुद्धि हो गया तो फिर आप कहते हैं बुद्धिमान, बुद्धि अलग चीज हो गई और बुद्धिमान तो कोई व्यक्ति हो गया। तो ये जो लास्ट में जो चीज हम जोड़ते हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रीफिक्स और सफिक्स, जो शुरुआत में जोड़ा गया उपसर्ग वो प्रीफिक्स है, प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स, और जो बाद में जोड़ा जाएगा वो क्या है, प्रत्यय यानी कि सफिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिक्स में जो हमारे मात्रक होते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं मीटर, मीटर क्या है, लंबाई का एक मात्रक है। अब उसी मीटर के पहले, इसी मीटर के पहले हम बहुत चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे हमने शुभ के पहले जोड़ा वैसे हम मीटर के पहले भी जोड़ सकते हैं, क्या, कभी लिख देंगे सेंटी, सेंटी मतलब वो वाला नहीं जो दिमाग से सेंटी हो जाते, सेंटी, कभी आपने सेंटी लिख दिया तो सेंटीमीटर, फिर आपने क्या किया, फिर आपने लिख दिया कभी किलो, तो कुछ और मतलब हो गया, फिर आपने कभी कहा नहीं मिली, तो कुछ और मतलब हो गया। आप देख रहे हैं मेन वर्ड वही है, लेकिन उस मेन वर्ड के पहले जो चीज हम लगा रहे हैं उसकी वजह से सिर्फ इसकी पूरी वैल्यू बदल जा रही है। तो मेन मात्रक यहां पर क्या है, शब्द के पहले लगता है, यहां पर मात्रक के पहले हम बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट के पहले, यूनिट के पहले जो हम, यूनिट के पहले जो यहां पर कह दीजिए शब्द लगाते हैं जिसकी वजह से इसकी पूरी वैल्यू बदल जाती है, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स या उपसर्ग ही बोलते हैं हिंदी में भी, इसको हम बोलते हैं मात्रकों का उपसर्ग। तो अगर किलो आ गया तो क्या मतलब निकलेगा, मीटर आ गया, मिली आ गया तो क्या मतलब निकलेगा, ये याद रखना चाहिए। हम यहां पर जल्दी से एक बार लिख देते हैं, येक्टो, जेप्टो, एक्टो, जेप्टो, येटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेसी, डेका, हेक्टो, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक्सा, ये एक्सा यहां पर हो जाएगा, चलिए एक्सा, स्पेस की कमी हो रही है तो थोड़ा हम इसी पे रीअरेंज करेंगे। तो पहले हम यहां से वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, एक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा,
योटा। ये इतने टोटल हैं, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना। और याद तो इतना भी नहीं रखना है, हम लिखवा दे रहे हैं, अब पूरी जिंदगी और जन्म भर का छुटकारा हो गया। इससे ज्यादा प्रीफिक्स में कुछ और कभी इस पूरी जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी आप करेंगे तो। इसलिए पूरा हम लिखवा रहे हैं, लेकिन जरूरत आपको कुछ इसमें खास ऐसे हैं, सिर्फ उतने की ही जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि आपको सबकी वैल्यू याद, जैसे एक्टो है ना, तो एक्टो के सामने यहां से आप स्टार्ट करें, 10 पावर माइनस में 24 से शुरुआत करेंगे, 10 पावर माइनस 24 से शुरुआत करेंगे और +3 करते जाइए। तो +3 करेंगे तो अगला आएगा 10 पावर माइनस 21, अगला +3 करेंगे तो माइनस में 18, अगला प्लस करेंगे तो माइनस में 15, अगला प्लस करेंगे तो माइनस में 12, अगला प्लस करेंगे तो माइनस में 9, अगला प्लस करेंगे तो माइनस में 6 और अगला करेंगे तो माइनस में 3। जैसे ही 3 पर पहुंच गए, अब एक एक स्टेप चलिए, तो माइनस में 2 और फिर उसके बाद माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 2 और माइनस में 1। अब एक काम करिए, इसको थोड़ा रीअरेंज करिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पर शुरुआत कहां से करनी है, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए एक्टो की वैल्यू है 10 पावर माइनस 24, जेप्टो की वैल्यू है 10 पावर माइनस 21, एक्टो जेप्टो एटो की वैल्यू है 10 पावर माइनस 18, फेमटो 10 पावर माइनस 15, पीको 10 पावर माइनस 12, नैनो 10 पावर माइनस 9, माइक्रो 10 पावर माइनस 6 और मिली 10 पावर माइनस 3 और सेंटी 10 पावर माइनस 2। यानी वो जो डेसी है वो यहीं पर आएगा, वो डेसी यहीं पर लिखा जाएगा। इसका रीजन है क्योंकि उसी सीक्वेंस में याद करने पे सुविधा होगी आपको, ठीक है। और यहां पर ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, यहां तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, नैनो और ये माइक्रो, ये आपका हो गया मेगा, सॉरी मिली, और इसके बाद ये हो गया आपका सेंटी और ये हो गया डेसी, ठीक है। अब यहां पर डेसी के बाद डेका से स्टार्ट करना है, तो डेसी को हटा दीजिए, डेसी को यहां से हटा दीजिए और डेका से हो जाएगा शुरुआती, डेका से। तो डेका, उसके बाद हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ये मेगा, उसके बाद गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, बस 2 और हैं, जेटा और योटा। जेटा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, है ना, जेटा और योटा, बट ऐसे प्रोनाउंसिएशन यही है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी। देखिए इनकी वैल्यू कैसे आएगी, वही तरीका है, तरीका वही है। क्या कर रहे थे, -10 पावर माइनस 24 से स्टार्ट किया, लास्ट में आप जाएंगे तो 10 पावर प्लस में 24 ही मिलेगा। और उसके पहले आप चाहे तो इधर से रिवर्स होके जाइए या इधर ही से आगे बढ़िए, -3 -2 -1। अब अगला जो आएगा वो प्लस में आएगा, 10 पावर प्लस 1, ये है 10 पावर प्लस में 1, अगला होगा 10 पावर प्लस में 2 और अगला होगा 10 पावर प्लस में 3। अब इसके बाद देखिए एक एक स्टेप बढ़ रहे थे, अब फिर 3 के हिसाब से चलिए, तो यहाँ पर आएगा 10 पावर, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 पावर 9, फिर आएगा 10 पावर 12, फिर आएगा 10 पावर 15, फिर आएगा 10 पावर 18 और फिर आएगा 10 पावर 21, ठीक है। आपको इतने प्रीफिक्स इसलिए याद रखने क्योंकि बार बार आपको पूरे फिजिक्स पूरे सिलेबस में और इवन आपकी केमिस्ट्री में भी आएगा, जो फिजिकल वाला पार्ट है, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये बार बार चीजें डिस्टर्ब करती हैं। डेका मीटर आ गया, डेका ग्राम आ गया, कुछ भी ऐसा डेका डेसी लिख के आ जाता है, मिली लिख के आ जाता है, तो कन्वर्जन करने में बार बार आप दिमाग लगाते हैं कि 10 से गुणा करें कि 10 से भाग करें, क्या करें, इसमें कन्वर्जन कैसे होगा, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हम कह रहे हैं आप सीधा याद रखें, मिली का मतलब ही होता है 10 पावर -3। मिली का मतलब ही होता है, मिली कोई मात्रक नहीं है, मिली किसी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, ये जस्ट एक प्रीफिक्स है जो किसी यूनिट के पहले लगेगा। अपने आप में मिली का सिर्फ मतलब होता है 10 पावर -3, लेकिन ये कोई चीज थोड़ी है, तो सिर्फ एक नंबर हुआ जस्ट। अगर हम कहेंगे मिलीमीटर, अगर हमने कहा कि भाई ये मीटर लिखा है, मीटर के पहले मिली लगा दिया हमने, तो इस मिली का मतलब ही होता है 10 पावर -3 और मीटर अपनी जगह पर, हो गया कन्वर्जन, हो गया ना कन्वर्जन कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 पावर -3 मीटर, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं मिलीग्राम और आपसे कहते हैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो,
मिलीग्राम को किलोग्राम या ग्राम में कन्वर्ट करो तो भाई मिली का मतलब 1 मिलीग्राम है। अब मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस में 3, ग्राम की जगह पर ग्राम लिख दिया आपने, ग्राम की जगह पर ग्राम लिख दिया आपने, ठीक है ना। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 ग्राम। तो यही चीज है, जैसे किलो आ जाता है, यहाँ पर ग्राम है, अब यहाँ पर के लिख दिया गया, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना, किलो का मतलब ही होता है 10 पावर 3 और फिर ग्राम की जगह पर ग्राम। हालांकि आप इस ग्राम को किसी और में कन्वर्ट करना तो भी आप करिए ना, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। जैसे ग्राम है, मिलीग्राम में करना है तो ग्राम की जगह पर मिली में क्या आएगा, ये सब कन्वर्जन आप करिए आपस में इसमें से। लेकिन कहने का मतलब ये जो टर्म लिखा ना, किलो किलो मिली सेंटी, इन सब की वैल्यू फिक्स होती है, इन्हीं को प्रीफिक्स बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा, ये बहुत फेमस एग्जांपल मैं बार बार बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए इस बात की कि हमें भूल जाता है, हमें ये भूल जाता है कि किलो जो है किसी भौतिक राशि का मात्रक नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुकान पे जाके क्या कहते हैं, 1 किलो आलू। हमेशा हम क्या मांगते हैं, 1 किलो आलू, 1 किलोग्राम नहीं मांगते हैं। और आपको पता है 1 किलो का मतलब क्या हुआ, भाई वो किलो तो प्रीफिक्स है, किलो का मतलब सिर्फ 1000 होता है, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब सिर्फ 1000 होता है, 10 पावर 3। अब वो किलो के आगे क्या आपने मांगा, वो आलू जो है आपने किलोग्राम में मांगा था या किलोमीटर में। लेकिन क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, चल रहा है पूरी दुनिया में, दुनिया में तो नहीं, देश में तो कम से कम चल ही रहा है, हर कोई जान रहा है, देने वाला भी जान रहा है और लेने वाला भी जान रहा है, किलो, 1 किलो आलू का मतलब 1 किलोग्राम आलू होता है, 1 किलोमीटर आलू नहीं होता है ना। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है किलो कोई भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। द्रव्यमान जो आप लेने जा रहे हैं वो द्रव्यमान का मात्रक किलो नहीं होता है, किलो का मतलब सिर्फ 1000 होता है, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बातें जैसे हम यहाँ पर आपको बताएं, आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे आप कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्या, फेमटो, फेमटो का मतलब क्या है, 10 पावर माइनस 15। तो आपको पता है फेमटोमीटर का मतलब, फेमटोमीटर, फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर, फेमटो का मतलब होता है 10 पावर माइनस में 15। फेमटो जो प्रीफिक्स है, फेमटो जो प्रीफिक्स है इसका मतलब 10 पावर माइनस 15 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस में 15 और यहाँ पर हो जाएगा ये मीटर, ठीक है ना। और आपको पता है इसी 10 पावर माइनस 15 मीटर को ही 1 फर्मी बोलते हैं, इसको 1 फर्मी बोलते हैं। तो फर्मी, 1 फर्मी का मतलब क्या, 1 फर्मी का मतलब 1 फेमटोमीटर यानी 10 पावर माइनस 15 मीटर। ऐसे ही एक और बड़ा फेमस है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 पावर माइनस में 6, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस में 6। यहाँ पर क्या लिख दिया, मीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ, माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर को ही 1 माइक्रॉन बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है माइक्रॉन में और माइक्रो में। तो भाई माइक्रॉन जो है वो लंबाई का मात्रक है, माइक्रॉन क्या है, लंबाई का मात्रक है, फर्मी क्या है, लंबाई का मात्रक है। लेकिन माइक्रो और फेमटो मात्रक नहीं है, ये प्रीफिक्स है। माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6 होता है सिर्फ, और फेमटो का मतलब सिर्फ 10 पावर माइनस 15, ये नहीं, मीटर नहीं। बाकी ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत फेमस है एंगस्ट्राम। तो हालांकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, प्रीफिक्स वाली कैटेगरी का नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं, एक एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर, 10 पावर माइनस 10 मीटर। ऐसा थोड़ी है कि प्रीफिक्स के अंदर जो आ गया बस इतना ही सब कुछ है। भाई आप बताइए, क्या 10 पावर माइनस 24 से छोटा नंबर नहीं होता, क्या 10 पावर प्लस 24 से बड़ा नंबर नहीं होता है, होता है। बट उनका एज सच कोई प्रीफिक्स में ऐसा नाम नहीं दिया गया है। भाई 10 के घात 12, 10 के घात 15 तो आ गया, बीच वाले कहाँ गए, 13 वाले कहाँ गए, 14 वाले कहाँ गए, तो उनका कोई नाम नहीं है एज सच, इन्हीं का नाम सिर्फ रखा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। ऐसे ही कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसे आप मेगा और मिली की बात कर रहे थे, जैसे आप कहते हैं 1 मेगा या मिलियन। भाई मिलियन का मतलब ही होता है, मिलियन का मतलब होता है मेगा, मिलियन को ही, मेगा को ही मिलियन बोलते हैं, मेगा को ही क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, मेगा को ही मिलियन बोलते हैं। और जो गीगा है, गीगा, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिलियन बोलते हैं। मेगा को मिलियन बोलते हैं और गीगा को ट्रिलियन बोलते हैं। इसको जीजा मत पढ़ दीजिएगा, गीगा है ये, ठीक है ना, गीगा, ट्रिलियन। तो मेगा का मतलब मिलियन और गीगा का मतलब ट्रिलियन होता है। अच्छा एक चीज आपको ये भी पता होगा, जब आप यूट्यूब चैनल देखते हैं उसमें जो व्यूज या सब्सक्राइबर होते हैं उसको आप देखिए के में, ऐसे मेगा, मिलियन को एम लिखता है, इसको एम लिखता है, ट्रिलियन तो हालांकि किसी का है नहीं तो टी लिखा जाएगा। इसी तरह से आप ये देखते हैं, जैसे आप जैसे फिजिक्स स्कॉलर पे आप देख रहे हैं तो 33.1, चलिए पॉइंट वाले को छोड़ दीजिए, 33 के लिखा रहता है,
33K सब्सक्राइबर हैं फिजिक्स स्कॉलर पर। आपको पता है के का मतलब क्या है? ये के वही है किलो भाई, के का मतलब किलो होता है। अब देखिए ये जो किलो था ना यही के है, के का मतलब 1000 होता है। यानी हमारे पास टोटल 33 किलो सब्सक्राइबर हैं। 33 किलो सब्सक्राइबर हैं, किलो का मतलब ग्राम नहीं, किलो का मतलब 1000। 33 किलो सब्सक्राइबर हैं फिजिक्स स्कॉलर पर, यानी 33 के का मतलब 1000, के का मतलब 1000, ठीक है ना? तो ये वही के है। चलिए बाकी ये बातें आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी किसी फार्मूले वगैरह में, तो आपको ये साफ साफ ये दिखाई देने लगेगा कि किस तरीके से ये यूज हो रहा है जगह जगह पर। हर एक चैप्टर के अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास रुक गई है? हाँ, सब्सक्राइबर जो होते हैं वो किलो में होते हैं। गुरुजी लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब फिर और क्या आप समझ रहे हैं? ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स ही है, ये फिजिक्स ही है। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और है और हमारे पास 13 मिनट का टाइम और है, क्योंकि उसके बाद फिर अगली क्लास की प्लानिंग में लग जाएंगे। तो एक टॉपिक जो है आज की क्लास के लिए वो यही है कि कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। हाँ ठीक है, ठीक है। बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चलिए धन्यवाद। मैं बैच लॉन्च कर रहा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा वो वीडियो की नहीं। तो मैं बैच लॉन्च कर रहा था ये जीआईसी लेक्चरर का, तो उसमें उसमें किसी ने लाइव क्लास में पूछा कि आप बैच लॉन्च कर रहे हैं और आपने कभी खुद कोई एग्जाम निकाला है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि आपके चेहरे को देखकर नहीं लगता कि आप पढ़ा पाएंगे। ये दो बड़े यूनिक से सवाल आए थे, तो मैंने उसमें रिस्पॉन्स में बताया था, है ना, कि ये बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है भाई वो कोई एग्जाम निकाला है कि नहीं निकाला है। तो हमने बताया वहां पर, इसके पहले भी हमने मैं तो वैसे आप लोगों ने अगर मास्टर बैच और बाकी बैच कहीं से भी अगर कनेक्टेड होंगे और आपने देखा होगा, तो मैं तो हर दिन हर दूसरे चौथे वीडियो में बताता रहता हूँ प्रॉपर। अभी मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा है कि शायद मुझे, मैं ऐसे पढ़ाने आऊँ ना तो पीछे जैसे सब लोग अपने टी शर्ट पर अपने कोचिंग और इंस्टीट्यूट का नाम प्रिंट करा लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं वहां पीछे चिपका करके ले आऊँ, क्योंकि मैं किसी भी एग्जाम में सेलेक्टेड नहीं हूँ। मैं किसी भी एग्जाम में सेलेक्टेड नहीं हूँ और मेरे चेहरे को देख करके ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? अभी मुझे लगता है कि डेली एक स्टिकर के साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि बता बता के तो मैं थक गया पिछले 4 महीने से। 4 महीने से लगातार, सॉरी 4 साल से हर एक बैच के अंदर, हर चौथे वीडियो के अंदर मैं यही बता रहा हूँ भाई, मैं पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने लग गया हूँ। मैं आया था 2021 में पढ़ाने इसलिए क्योंकि मुझे अपना एग्जाम देना था। 2021 में जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी और ये सारे एग्जाम मुझे देने थे। मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा, इसी बहाने मैं अच्छे से पढ़ूंगा, पढ़ाने के बहाने से तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर पता चला कि मैं आया किसी और काम से, मैं आया था अपने काम के लिए कि मैं पढ़ा करके अपना रिवीजन करूंगा। बट मुझे पता चला कि भाई यहाँ पढ़ाने के नाम पर लोगों ने पकड़ ही लिया और छोड़ा ही नहीं, आज तक जाने ही नहीं दिया। अब ऐसा पकड़ा कि अब मैं पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि अब सारे बैचेस पूरे हो जाएं, अब सब कुछ खत्म हो जाए, मैं कुछ और स्टेप लूं, मैं किसी और फील्ड में जाऊं, या मैं अपने एग्जाम और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊं। लेकिन ऐसा कुल मिलाकर के ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब घुमा फिरा करके एक ऐसे मकड़ी की जाल में पकड़ा है सबने कि अब मैं यहीं पर रह गया हूँ। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक एक लास्ट पढ़ लेते हैं।
तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट अदर यूनिट्स। सम इम्पोर्टेंट अदर यूनिट्स। इन्हीं सब सिचुएशन की वजह से यूट्यूब पर अब हिम्मत नहीं होती मेरी क्लास पढ़ाने की। मेरे पास टाइम रहते भी थे, हालांकि अब तो टाइम पॉसिबल नहीं है, बैच के अंदर में आ गया, बट टाइम होने के बावजूद भी यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि वहां पर अब वो इन्वायरमेंट नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ाता कम हूं, मैं बातें करना और अपने आप को डिफेंड करने का ज्यादा वहां पर नीड फील होता है। चलिए सम अदर यूनिट्स आप देख लीजिए छोटा सा। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं लंबाई को लेकर के। हालांकि हमने पढ़ा कि लंबाई का जो मूल मात्रक है वो आपका मीटर है, लेकिन लंबाई के कुछ और भी खास मात्रक हैं और बहुत बहुत ही खास हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या? एक खगोलीय मात्रक, हिंदी में कहते हैं एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक, ठीक है। इसका मतलब होता है एक खगोलीय मात्रक कौन सी डिस्टेंस होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है। जैसे कि आपको पता है, ये सब कहानी अगर इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस के किसी दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सूरज होगा और पृथ्वी चारों ओर घूमेगा। तो अगर आप देखें पृथ्वी यहाँ पर आ जाए तो ये डिस्टेंस है, पृथ्वी यहाँ पर आ जाए तो ये डिस्टेंस है, पृथ्वी यहाँ चली जाए तो ये डिस्टेंस है, पृथ्वी यहाँ चली जाए तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच की बदलती रहती है। तो यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक क्या है? इन सभी दूरियों का औसत मान है एक तरह से। तो इसको बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसी को हम एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको 1 AU बोलेंगे। AU जो भी इलाहाबाद में रहता है वो इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलता है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में AU बोलते हैं। तो यहाँ वाले लोगों के लिए बड़ा यूनिक ये टर्म लगता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये पहला लंबाई का खास मात्रक हो गया। दूसरा जो इसमें है वो है आपका प्रकाश वर्ष। आपको पता है बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है 1 लाइट ईयर। आपके फिजिक्स के अलावा भी जितने भी और एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ और या साइंस रहता है उसमें ये बहुत फेमस सवाल है, पूछते हैं कि 1 लाइट ईयर किस चीज का मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है। और ये क्यों पूछा जाता है, ये क्यों इतना फेमस है, उसका भी समझिए रीजन। भाई जब हम लिख रहे हैं प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर तो लास्ट में जो ईयर या वर्ष आया वो तो समय का मात्रक है। भाई महीने, सप्ताह और साल, दशक और शताब्दी, ये सब क्या है? समय के मात्रक है। तो यहाँ लास्ट में जो ईयर या वर्ष आया इससे भ्रम हो जाता है कि ये समय का मात्रक है। ये समय का मात्रक नहीं है, ये लंबाई का मात्रक है। ये लंबाई का यानी लेंथ का मात्रक है। और ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू किसकी बराबर होती है? तो भाई 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ये वैक्यूम वाला वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है। वैक्यूम के साथ साथ आप चाहे तो एयर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा, वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, एक साल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर आपका ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। अब देखिए प्रकाश की जो चाल है वो वायु या निर्वात में अलग होती है और बाकी माध्यमों में अलग होती है।
इसीलिए आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि 1 साल प्रकाश चलेगा तो प्रकाश 1 साल तक दूरी तय तो करेगा, लेकिन वो 1 साल तक कहां चलेगा, किस माध्यम में? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है वो वायु या निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये याद रखिए, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अलग अलग माध्यम बदलेगा तो ये चाल भी बदल जाएगी। तो बताइए 1 साल तक अगर प्रकाश चले, 1 साल तक अगर प्रकाश चले और उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो, तो कितनी दूरी तक जाएगा? तो दूरी कितनी निकल के आएगी? चाल गुणे में समय, चाल कितना है 3 × 10⁸, समय कितना है? समय है 1 साल का, 1 साल मतलब 365 दिन, एक दिन मतलब 24 घंटे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा समय सेकंड में हो गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, तो इसका सेकंड और इसका सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पूरा आंसर मीटर में आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये है 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष का मान। 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष का ये मान हो गया, ठीक है। 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष का ये मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 1 पारसेक। 1 पारसेक, ये भी लंबाई का 1 पारसेक, इसको आप ध्यान समझिएगा। इस पारसेक को हालांकि हम ऐसे लिख देंगे पारसेक, लेकिन इसका फुल फॉर्म समझिएगा। 1 पारसेक का मतलब होता है 1 पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक जो है ना, पारसेक ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब 1 पैरालैक्टिक सेकंड। 1 पैरालैक्टिक सेकंड, तो पैरा का ये पार और सेकंड का ये सेक, ये मिला के क्या बन गया? पारसेक। 1 पैरालैक्टिक सेकंड को बोलते हैं 1 पारसेक। अगर आप इसका फुल फॉर्म जान जाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या गया? सेकंड। तो आपको लगेगा ये भी समय का मात्रक है, लेकिन ये क्या है? ये भी लंबाई का मात्रक है। और इसके बारे में तो एक खास बात है, और इसके बारे में खास बात क्या है कि 1 पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड, दिस इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ये सवाल आता है एग्जाम में कि लंबाई का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल या जो मतलब एक्चुअल में पॉसिबल है वो मात्रक क्या है? हालांकि लंबाई इससे ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन मात्रक के रूप में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? ये पारसेक है या पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड की वैल्यू तो हम यहां लिख देंगे, बट आप उसके पहले एक चीज समझिए कि अगर हम ये एक, मान लीजिए कोई केंद्र जैसी चीज हो गई और ये यहाँ पर चाप बन गया, जैसे हमने वृत्त में केंद्र पर कोण बना रहे थे, ये कोण अगर 1 सेकंड का हो, आपको पता ही है ना, कोण का मात्रक रेडियन होता है, कोण का मात्रक डिग्री होता है, कोण का मात्रक मिनट होता है, कोण का मात्रक सेकंड होता है। तो अगर 1 सेकंड का एंगल हो और यहाँ पर ये जो लंबाई है, ये चाप की लंबाई है, वो 1 खगोलीय मात्रक के बराबर हो। 1 खगोलीय मात्रक मतलब यहां से लेकर यहां तक जो चाप की लंबाई है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, जो हमने पीछे पढ़ा, उसके अगर बराबर है, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई होगी, यही 1 पारसेक होगा। यही क्या होगा? 1 पारसेक के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में ये 1 पारसेक डिफाइन है। तो 1 पारसेक लंबाई को लिखने के लिए आप ये लिखेंगे, भाई कोण बराबर होता है चाप बटे में, कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। यानी आप कहेंगे 1 सेकंड बराबर चाप की लंबाई कितनी है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और बटे में त्रिज्या जो है वो कितना है? 1 पारसेक है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 1 पारसेक किसके बराबर हुआ? 1 पारसेक बराबर हो जाएगा ये आपका 1 सेकंड का कोण और बटे में, सॉरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और बटे में क्या? ये 1 सेकंड का कोण। इसको सॉल्व करने के बाद में जो निकल के आएगा वो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये है आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा, इतना, ठीक है, जिसको हम अलग से भी लिख दे रहे हैं। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और आप ध्यान से देखिए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है, और यहाँ पर क्या है? 9.46 इंटू 10⁻15 है, वहां पर 16 है, यहाँ पर 15 है। अगर इस वाले नंबर से उसको डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष में आ जाएगा। तो ये आप इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष।
तो ये रिलेशन भी बन गया, इसको आप इस तरीके से ही याद रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन एग्जाम में पूछा गया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको याद होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछेगा फिर तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो गया पारसेक का मीटर में रिलेशन या पारसेक का प्रकाश वर्ष में रिलेशन, ये हो गया। बाकी अगर हम लेंथ को कंपेयर करें तो आप तीनों लेंथ को देखिए, जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 10 पावर 11 ऑर्डर का है, जो प्रकाश वर्ष है वो 10 पावर 15 ऑर्डर का है, और जो आपका ये पारसेक है वो 10 पावर 16 ऑर्डर का है। तो अगर हम इनके घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो लंबाई है वो 1 पारसेक है। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर है, और सबसे लास्ट में कौन है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसमें 10 की घात 11, इसमें 15 और इसमें 16। ये ऑर्डर है इनके लेंथ की वैल्यू के घटने का। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बना के दिया जाए कंपेयर करते हुए, तो वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगी तो कंपेयर कर भी नहीं पाएंगे आप, इसलिए वैल्यू को याद रखना ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। अगर आपको वैल्यूज याद है तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, ये तो बात हो गई लंबाई को लेकर। इसी तरह से समय को लेकर एक खास है, बहुत ज्यादा समय में तो कुछ नहीं है, समय में एक बहुत खास मात्रक है, और वो है आपका, सबको पता है 1 वीक, 1 ईयर, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी, ये सबको पता है। डिकेड में 10 साल है, सेंचुरी में 100 साल है। तो टाइम में एक बहुत खास यूनिट है, वो है 1 सेक। 1 सेक इज इक्वल टू 10 पावर माइनस में 8 सेकेंड, यही सबसे खास है टाइम में। और इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है टाइम में। बाकी मास में आप ये देख सकते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान में अगर बात करें, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों की बात करनी थी हमें मेनली। तो अगर हम इसकी बात करें, मास में बात करें, तो मास में दो हैं, एक है पहला आपका चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर लिमिट, एक चंद्रशेखर सीमा, ये पूछते हैं एग्जाम में। तो ये होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, ठीक है ना। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर यह है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना करने पर जो आएगा उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एक और है इसी तरह से, इसको ये तो आपको चैप्टर में आगे मिलेगा, जो अगला लिखने जा रहे हैं वो है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एयू को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोल देते हैं और एएमयू को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल देते हैं। तो ये क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये आप समझिए, इसको हम बोलते हैं एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये द्रव्यमान का एक बहुत छोटा मात्रक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जो नाभिक के अंदर रहने वाले कण होते हैं, जिनका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, उसको किलोग्राम में नापने की बजाय हम एएमयू में नापते हैं। तो 1 एएमयू ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 होता है, कार्बन के भी कई अपर रूप होते हैं ना, कार्बन के कई एलोट्रॉपी होते हैं, या कह लीजिए आइसोबार होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन तो है, उसके एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा, इसका परमाणु क्रमांक 6 ही रहेगा, लेकिन जो इसकी द्रव्यमान संख्या वो 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो जो कार्बन 12 वाला एटम है, उस कार्बन 12 वाले एक एटम, एक मोल का नहीं, अगर हम कार्बन 12 के एक मोल का मास आपसे पूछे तो वो 12 ग्राम होता है। कार्बन 12 का मतलब क्या, इसका अगर कार्बन का एक मोल सब्सटेंस लेते हैं, एक मोल मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर अगर कार्बन के एटम आप लेते हैं, तो टोटल उसका मास कितना होगा, 12 ग्राम। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम करें एक मोल कार्बन 12 एटम नहीं, कार्बन 12 वाली कैटेगरी का केवल एक एटम का मास निकालिए, कार्बन 12 वाली कैटेगरी के एक एटम का मास निकाल के उसका भी 12वां भाग करिए, तो वो 1 एएमयू आता है। इसकी वैल्यू अगर आप निकालें तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस में 27 किलोग्राम। लगभग प्रोटॉन का इतना ही द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही होता है। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 एएमयू के बराबर होता है।
हालांकि बहुत एग्जैक्ट जाएंगे तो 1.007 या 1.008 इतना आता है, बट 1 पॉइंट के बाद में 002 बार के बाद फिर 7 या 8 आता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग इतना ही होता है। तो इस छोटे से मास को, इस छोटे से द्रव्यमान को एक एमयू बोलते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये समय का हो गया, ये मास का हो गया। इसी में एक छोटा सा और लिख देते हैं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल एरिया को नापने का एक बड़ा छोटा सा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप नापते हैं तो ये एरिया नापने का यूनिट होता है, वो होता है 1 बार्न। 1 बार्न इक्वल टू 10 पावर माइनस में 28 मीटर स्क्वायर। 10 पावर माइनस में 28 मीटर स्क्वायर को हम 1 बार्न बोलते हैं। एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है अदर एग्जाम्स में कि ये जो बार्न है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो बार्न जो है वो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियस का जो कट करने पर जो एरिया आएगा सामने का, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को नापने का ये आपका यूनिट है बार्न। 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर को 1 बार्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बस इतना ही है। बाकी इसके अलावा जो और चीजें हैं उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे देखेंगे तो इसको अगर किसी बुक में और यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी फालतू की चीजें हैं, उन चीजों में जाने का कोई मतलब नहीं। तो ये कुछ खास खास चीजें आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए आज की इस क्लास में देखा जाए तो जो हमारा टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें से यूनिट वाला पोर्शन हो गया है। जो आपके डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक बचे हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक के साथ में हम डायमेंशन भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा ही है। आज प्रॉपर एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर टाइप टॉपिक के एंड पर हमने क्लास को कवर किया है। तो अगली क्लास में जब हम डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ेंगे तो डेराइव्ड क्वांटिटी को समझते ही तुरंत वहीं से डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगली क्लास का हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, डायमेंशन। तो अभी हम यूनिट ऑन डायमेंशन में, यूनिट हमारा कवर हो गया, आगे हम डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। और अब आज की इस क्लास को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे और भी क्लास है और शेड्यूल करने में, सारा मैनेजमेंट करने में फिर क्लास का टाइम हो जाता है 8 बजे से। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। बाकी इस क्लास को भी बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे थे काफी दिनों से कि सर कोई 2-4 क्लास हो जाती तो हमें पता चल जाता कैसे पढ़ाया जाएगा और हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश में रहेगा। तो मैं तो इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा था कि हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा और किस तरीके से होगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे सिचुएशन कैसी बन जाए और क्या हो जाए। तो मैं इसलिए इसमें कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक ये है, एक नॉर्मल हैबिट है कि इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग इस तरह से। अब जैसे इसकी हिंदी तो हमने नहीं लिखी, अब कोई ये जिद कर जाए कि सर आपने बैच के लॉन्चिंग में बोला था कि बाइलिंगुअल रहेगा, तो हम तो इसकी हिंदी तो नहीं लिखे। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं इसकी हिंदी नहीं मुझे पता है कैसे लिखें, तो इस वजह से हमने बैच के लॉन्चिंग के टाइम पर बोला ही नहीं कि बाइलिंगुअल होगा। और जिन्होंने भी हिंदी और स्पेशल या कोई डिमांड की इंग्लिश या हिंदी, तो हमने सीधा कैंसिल कर दिया कि कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, बैच के लेक्चर के बेसिस पर आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो प्रॉब्लम की बात यही है कि किसी भी केस में ये परफेक्ट नहीं होगा, ना तो प्योर इंग्लिश हो पाएगा ना तो प्योर हिंदी हो पाएगा। इसलिए हमने हमेशा से ये बोला था मिक्स लैंग्वेज, बट उस मिक्स लैंग्वेज का मीनिंग लोगों ने बाइलिंगुअल समझ लिया है, कुछ और समझ लिया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो इसके लिए हमें 1-2 ये क्लास को भी पब्लिक करना पड़ेगा, ताकि सारे लोग इस क्लास को देख पाएं और ये समझ पाएं कि क्लास का प्रारूप कैसा होना है, इसका मॉडल कैसा होगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में डायमेंशन टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।